है गाइस, ये हमारा एचटीएमएल का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में आज हम लोग वीएस कोड को डाउनलोड करेंगे और जितने भी एचटीएमएल टैग्स हैं उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। तो चलिए हर एक कोड को टैग्स को बहुत ही आसानी से सीखते हैं। तो बिना देर किए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वीएस कोड को डाउनलोड करने के लिए आप कोई भी वेब ब्राउज़र पे जाइए और यहाँ सर्च कीजिए वीएस कोड। वीएस कोड जैसे ही सर्च कीजिएगा आपके स्क्रीन पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आपको डाउनलोड कीजिए। तो मेरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए मैं क्या करूँगा, विंडोज़ पे क्लिक करूँगा। विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद आप देख पाइएगा यहाँ पर आपका वीएस कोड डाउनलोड होगा जो कि 90 MB का है। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसी सेटअप फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद बस सिंपली आपको यहाँ एक एग्रीमेंट है, उसको एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट और इंस्टॉल करके आपको इजीली क्या करना है, अपने वीएस कोड को इंस्टॉल कर लेना है। अब हमारे सिस्टम में वीएस कोड इंस्टॉल हो गया है और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, जब भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने से पहले हमको एक फ़ोल्डर बनाना है और उस वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी कंटेंट होंगे उसी फ़ोल्डर में रखना है। तो मैं भी आज क्या करता हूँ, एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इस फ़ोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ वेब। अब क्या करना है, इस वेब फोल्डर को हमको ओपन करना है किसमें, वीएस कोड में। तो सबसे पहले आप जाइए वीएस कोड लिखिए और सर्च करके वीएस कोड जैसे ही आप ओपन कर लीजिएगा सिस्टम पे, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फाइल एक्सप्लोरर मिलेगा, यहाँ से ओपन फोल्डर पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे जाके वेब फोल्डर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपका ये जो वेब फोल्डर है जो कि डेस्कटॉप में था, यहाँ पर आपका ओपन हो गया है। तो सबसे पहला काम होता है एचटीएमएल में कोडिंग करने के लिए हमको अपने सर्वर के लिए एक इंडेक्स फाइल बनाना है और वो इंडेक्स फाइल जब आपके वेबसाइट को ओपन किया जाता है तो सबसे पहले वही फाइल क्या होता है, लोड होता है। तो हम लोग इंडेक्स फाइल बनाएंगे। तो यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ से टेक्स्ट फाइल चूज़ कीजिए, यहाँ सेलेक्ट लैंग्वेज पे क्लिक करके यहाँ चूज़ कीजिए एचटीएमएल, क्योंकि हम लोग एचटीएमएल पे कोडिंग करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग कोडिंग करना शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को सेव कर लेते हैं। तो कंट्रोल एस दबा के हम लोग देखिए डेस्कटॉप के अपने वेब फोल्डर पे ही है और यहाँ पर पहला जो एचटीएमएल फाइल होता है इंडेक्स नाम से होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंडेक्स नाम से क्या कर देते हैं, सेव कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग जैसे सबसे पहला जो लाइन होता है वो होता है डॉक टाइप और डॉक टाइप में हम लोग क्या लिखेंगे, HTML। तो ये पहला टैग है हमारा, ये बताता है कि आप जो कोडिंग करने जा रहे हैं वो क्या है, HTML है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर HTML टैग को ओपन करेंगे, क्योंकि कोई भी वेबसाइट जो कि HTML में कोडिंग किया गया है वो HTML टैग के अंतर्गत ही सारे कोड्स को लिखने होते हैं। तो जितने भी टैग्स होंगे HTML के वो HTML टैग के अंदर ही लिखना है। इसके बाद हम लोग हेड टैग ओपन करते हैं और ये टैग क्या करता है, वेबसाइट के सारे सेटिंग्स के कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे हम लोग लिख कर रखते हैं। तो फिर सबसे पहला हमें करना है कि जो हमारा वेबसाइट होगा उसका जो टाइटल आएगा, टाइटल बार में उसमें एक नाम देना है, तो जो कि हम लोग टाइटल से देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइटल लिखेंगे और टाइटल के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हम लोग जैसे लेक्सिकॉन लिखते हैं और जैसे इसको हम लोग सेव करेंगे और इसको रन करके देखने के लिए किसी न किसी ब्राउज़र पे इसका आउटपुट देखना है, तो आप उस फ़ोल्डर में जाके जहाँ आपने बनाया हुआ है ये सारे फाइल्स, वहाँ जाके आप इसको राइट क्लिक करके एक तो ओपन कर सकते हैं किसी भी ब्राउज़र में जो भी है आपके सिस्टम पे लोड। तो हमारे पास क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज है और ब्रेव है। तो चलिए मैं इसका आउटपुट देखना चाहता हूँ क्रोम में, तो क्रोम पे ऐसे जाके क्लिक करूँगा। तो इतना करने के बाद आप देख पा रहे हैं जो मैंने टाइटल में लिखा था वो आपके वेबसाइट के टाइटल बार में क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, अगर आप टाइटल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टाइटल को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेक्सिकॉन कंप्यूटर लिखना चाहता हूँ और सेव कर दिया। अब इसको रन करने के लिए आप चाहते हैं कि वीएस कोड से इसको रन किया जाए वेब ब्राउज़र पर, तो इसके लिए आपको F5 बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आपको क्रोम एज में से कोई भी एक जो भी इंस्टॉल है आपके सिस्टम पे ब्राउज़र, उसमें से एक को चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आप देखिएगा कि आपका वीएस कोड क्या करेगा, उस फाइल को रन कर देगा आपके ब्राउज़र पे जो कि हमने सेलेक्ट किया हुआ था क्रोम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो आप टाइटल बार में टाइटल चेंज हो गया है जो कि क्या है, लेक्सिकॉन। तो जब भी आपको वेबसाइट में क्या करना है, टाइटल लगाना है, तो आप टाइटल से लगा सकते हैं।
अब इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि कोई भी अगर मैं यहाँ पर गूगल ओपन करूँ, google.com, तो यहाँ पर एक छोटा सा आइकन दिख रहा। तो अब चाहते हैं कि ये छोटा सा आइकन आपके वेबसाइट में भी आना चाहिए, तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए जो हम लोग टैग यूज़ करते हैं वो होता है लिंक टैग, जो कि हेड के अंदर ही लिखा जाता है। तो हेड टैग के अंदर ही हम लोग क्या लिखेंगे? लिंक। लिंक के बाद आपको लिखना है REL और इक्वल देके यहाँ लिखना आइकॉन, क्योंकि आप आइकॉन लगाना चाहते हैं तो REL में आपको क्या करना है? आइकॉन लिखना है। और इसके बाद आपका आइकन का जो फाइल है उसका लोकेशन देना होगा। तो हमारे फ़ोल्डर में अभी फ़िलहाल एक इंडेक्स फ़ाइल था और कोई भी इमेज फ़ाइल नहीं रखा गया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ अपने फ़ोल्डर पे इमेज फ़ाइल, तो देखिए यहाँ पर एक लोगो नाम से एक इमेज है और एक बीजी नाम से इमेज है। इन दोनों को ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट करके अपने वेबसाइट वाले पेज पे ले आता हूँ, फ़ोल्डर पे ले आता हूँ। तो अब यहाँ लोगो, इस लोगो को ही हमको क्या करना है? एज़ अ वेबसाइट का फेविकॉन लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ आइकॉन के बाद हाइपर रेफरेंस में लिखूँगा logo.png, क्योंकि हमारा उस लोगो का नाम था, जो फाइल हमने रखा हुआ है इसका नाम है लोगो और इसका टाइप है JPG। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, logo.jpg लिख दिया। और इसके बाद यहाँ पर आपको टाइप लिखना होता है। टाइप में आपको इमेजेस स्लैश, जैसे ये JPG फाइल है तो JPG PNG ऐसा लिख सकते हैं। और इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसलिए इसको ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो कुछ हमारा कोड इस तरीके से दिखेगा। और इसका जो आउटपुट होगा, यहाँ पर देखिए आपके पास एक कंट्रोल दिया हुआ है जो पेज रिफ़्रेश करने के लिए। तो यहाँ रिफ़्रेश के लिए आप इस बटन को क्लिक कीजिएगा तो आपके पेज में वो क्या होगा, रिफ़्रेश हो जाएगा पेज। और आपके नए कोडिंग के हिसाब से वो सारे सेटिंग्स और कंटेंट आपके वेबसाइट पे दिखेंगे। तो लोकली यहाँ पर आपको इस तरीके से देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप इजीली क्या कर सकते हैं, हेड टैग के अंदर टाइटल लिखकर टाइटल लगा सकते हैं। और फेविकॉल लगाने के लिए इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अब आगे आ जाते हैं, जैसे कि आपको क्या करना है। अब ये जो बॉडी वाले पार्ट में, ये जो वाइट वाला हिस्सा है आपके ब्राउज़र पे जहाँ पर पेज अपीयर होगा वेबसाइट, इस पे आपको कोडिंग करना है, कुछ लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बॉडी टैग हम लोग यूज़ करते हैं, बॉडी। तो बॉडी टैग के अंतर्गत जो भी कुछ आप लिखिएगा वो कहाँ अपीयर होगा, इस बॉडी पार्ट में अपीयर होगा, इधर इस एरिया में। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि अगर बैकग्राउंड का कलर, अभी तो वाइट दिख रहा है, आपको कलर चेंज करना है बैकग्राउंड का। तो बीजी पे आकर आप यहाँ लिख सकते हैं बीजी कलर। और यहाँ जैसे मैं रेड लिख दिया और इसको सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख पाइएगा आपका बैकग्राउंड का कलर जो हो गया रेड। कभी कल आप लोगों को रिक्वायरमेंट होता है इमेज लगाने का, तो इमेज लगाना है तो आपको बस बीजी कलर को यहाँ से हटा देना है, आपको लिखना होगा बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड तो कोई इमेज होगा, तो इमेज लगाने के लिए मैंने अभी एक अपने फोल्डर में रखा था ये बीजी नाम से, इसी को हम क्या करना चाहते हैं, एज अ बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं। तो बीजी, और इसका जो टाइप है आप देख सकते हैं, इस फाइल का टाइप क्या है, JPEG है। तो इस पूरा फाइल का नाम हो जाएगा bg.jpeg। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं bg.jpeg। और जैसे ही हम इसको सेव करके अब रन करेंगे तो आप देख पाइएगा कि वो जो इमेज है हमारे वेबसाइट पे ऐड हो गया है एज अ बैकग्राउंड। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हैं। अब वेबसाइट में हम लोगों को हेडिंग्स देनी होती हैं, तो हेडिंग्स देने के लिए आपको क्या करना है, तो हेडिंग के लिए हम लोग H1 टैग यूज़ करते हैं। तो H1 जो होता है वो सबसे बड़ा हेडिंग होता है। तो यहाँ जैसे मैं लिखूँगा कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख पाइएगा कि यहाँ पर आपका एक हेडिंग के रूप में लाइक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आ गया है। तो ऐसे हेडिंग हमारे पास 6 होते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा हेडिंग हो गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही हम हेडिंग 2 लिखते हैं तो सेव करने के बाद जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा हेडिंग 2 हो गया। इसी तरीके से आपके पास टोटल हेडिंग 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 6। तो सबसे छोटा जो हेडिंग होता है वो होता है हेडिंग 6। तो जब भी आपको हेडिंग्स बनाना है
बड़ा हेडिंग बनाना है तो H1 और सबसे छोटा हेडिंग बनाना है तो H6, और इसके बीच में जिस तरह का आपको हेडिंग लगता है रिक्वायरमेंट है वो आप दे सकते हैं। तो सबसे छोटा हेडिंग हमारा इस तरीके से स्क्रीन पे अपीयर होगा। तो जब कभी भी लगता है आपको हेडिंग बनाना है तो इस तरीके से हेडिंग बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ लिखने के लिए आपको पी टैग यूज़ किया जाता है। आपको क्या यूज़ करना है, पी। तो इस पी टैग के अंतर्गत जो भी आप लिखेगा वो एक पैराग्राफ का हिस्सा होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। इसके लिए कुछ टेक्स्ट को हम वर्ड से ले आते हैं। वर्ड में सिंपली मैं टाइप करूँगा =RAND ब्रैकेट ओपन 5,6 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ टेक्स्ट जनरेट हो गया है। बस मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने HTML पेज में इसको बस पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक लाइन में ये पूरा टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया है, और जैसे मैं इसको सेव करूँगा और इसको रन करके देखूँगा तो इस तरीके से वो एज अ पैराग्राफ हमारे स्क्रीन पे अपीयर होगा। मैं चाहता हूँ कि एक दूसरा पैराग्राफ बनना चाहिए, तो इसके लिए फिर से क्या करना होगा, आपको पी टैग से शुरुआत करना होगा। तो जब भी आपको नया पैराग्राफ बनाना है आपको पी लिखना है, और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास कितने पैराग्राफ आ गए, 2 पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में जैसे अलाइनमेंट होते हैं तो हम देख पा रहे हैं इधर लेफ्ट साइड से सारे लाइंस बराबर हैं और हमारा राइट साइड से बराबर नहीं है। तो आप चाहते हैं राइट से आपको बराबर करना है, तो इसके लिए आपको पैराग्राफ में एक एट्रीब्यूट लिखना होता है अलाइंज, और अलाइन जो होगा यहाँ पर आप डबल कोट में दे सकते हैं सेंटर। अगर आपको अलाइन सेंटर करना है तो आप सेंटर यूज़ कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका पैराग्राफ जो है वो सेंटर अलाइंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि नहीं ये दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जस्टिफाई। क्या लिख सकते हैं, जस्टिफाई। और देख पाइएगा कि जस्टिफाई लिखने से आपका इधर से भी और इस लाइन के दोनों एंड से क्या हो गया, आपका पैराग्राफ बराबर हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई यूज़ करके 4 वैल्यूज़ आप दे सकते हैं। तो जब भी आपको क्या करना है, नया लाइन बनाना है तो आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, तो उस लाइन को पी टैग के अंतर्गत रखना होगा जिससे कि आप एक नया लाइन या नया पैराग्राफ बना सकते हैं। कभी कल आपको लाइन को ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैं चाहता हूं कि सेव टाइम इन द वर्ल्ड न्यू बटन्स जो है, इसके बाद मैं क्या चाहता हूं कि बाकी लाइन्स न्यू लाइन में आने चाहिए, तो इसके लिए BR टैग होता है। तो BR टैग जैसे ही आप लिख कर इसको क्लोज करेंगे, क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग एक साथ लिखते हैं, तो BR क्या करेगा, दैट से क्या करें, नया लाइन में इसको ले जाएगा। तो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख पाइएगा दैट से हमारा क्या आ गया, नया लाइन में। तो लाइन ब्रेक करना, पैराग्राफ के अंदर अगर लाइन ब्रेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको BR टैग यूज़ करना है। इसके अलावा आप चाहते हैं कुछ फॉर्मेटिंग करना, जैसे कि कुछ टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटालिक करना, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैं चाहता हूँ सेव को बोल्ड करना, तो सेव को बी टैग के अंतर्गत हमको रखना होगा। तो जैसे ही ये हो गया, मैं सेव को कॉपी किया, तो सेव को मैंने बोल्ड के अंदर रख दिया, बी टैग के अंदर रखा, और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा आप देख पाइएगा कि ये सेव जो है क्या हो गया, थोड़ा बोल्ड हो गया। इसी तरीके से आप इटालिक करना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना हो, आई टैग यूज़ करना है, आई। तो आई टैग के अंदर जितने भी लाइंस होंगे या जितने भी वर्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे, इटालिक। तो मैं इस पूरे को कट करके इसके अंदर रखकर रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख पाइएगा ये पूरा टेक्स्ट हमारा क्या हो गया, जो भी आई टैग के अंतर्गत था वो इटालिक हो गया। इसी तरीके से आपको क्या करना, अंडरलाइन करना है। जैसे मैं वर्ड को चाहता हूँ यहाँ अंडरलाइन, तो इसको लिए हम क्या करना होगा, यू टैग के अंदर हमको वर्ड को लिखना होगा। तो मान लीजिए कि इतने तक मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो जाए, अंडरलाइन भी हो जाना चाहिए। तो इसको मैं सेव करता हूँ, तो आप देख पाइएगा तो ये इटालिक के साथ साथ क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। तो जो भी इफेक्ट आपको लगाना है उस टैग के अंदर उस उतने सेंटेंस को, वर्ड को आपको क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। तो यहाँ बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन करने के लिए आपको बी टैग, इटालिक के लिए आई टैग और अंडरलाइन करने के लिए यू टैग यूज़ करना होगा।
इसी तरीके से कभी-कभी आपको रिक्वायरमेंट होता है जैसे कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में कुछ लिखना है, जैसे H2O ही लिखना है। तो जैसे केमिकल फार्मूला हमारा वाटर का लिखना है H2O, तो 2 हमारा मेन बेस लाइन से थोड़ा नीचे की ओर होगा, तो सब स्क्रिप्ट लिखने के लिए SUB लिखते हैं और सब स्क्रिप्ट में 2 लिख दिया और यहाँ जाके हम लिख देते हैं O। और जैसे इसको सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पाइएगा हमारा H2O जो है इस तरीके से स्क्रीन पे आ गया। इसी तरीके से a+b का होल स्क्वायर लिखना, सुपर स्क्रिप्ट में 2 को ले जाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको लिखना होगा, जैसे कि मुझे a+b लिखना है पहले, तो a+b लिख दिया और इसके बाद ब्रैकेट के बाद 2 को ऊपर ले जाना है, तो इसके लिए सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं SUP सुपर स्क्रिप्ट। और यहाँ पर आप 2 लिखने के बाद जैसे इसको सेव कीजिएगा और पेज को एक बार रिफ्रेश कीजिए तो आप देख पाइएगा यहाँ पर आपका क्या आ गया, a+b का होल स्क्वायर। तो जब भी आपको सबस्क्रिप्ट में कुछ लिखना है तो उस मैटर को आपको, उस कंटेंट को SUB टैग के अंतर्गत लिखना होगा। और जब आपको लगता है कि नहीं सुपर स्क्रिप्ट ऊपर लिखना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, SUP टैग के अंतर्गत लिखना होगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग का कुछ काम कर सकते हैं। इसके अलावा अब जैसे आपको रिक्वायरमेंट है, मैं इस सारे कोड को भी हटा देता हूँ। जब भी आपको लगता है कि लिस्ट बनाना, आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है, तो लिस्ट जो यहाँ पर 2 तरह के लिस्ट होते हैं, एक होता है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबरिंग आएगा, अल्फ़ाबेट से ABCD आएगा नंबरिंग के रूप में, या 1 2 3 हमारा रोमन में आएगा। तो इस तरह का अगर लिस्ट बनाना चाहते हैं तो ये हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट। और जब आप बुलेट्स देना चाहते हैं, जैसे सर्कल हो गया, डिस्क हो गया, स्क्वायर देना चाहते हैं, तो ये होगा हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना सबसे पहले सीखते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ लिखना होगा OL और यहाँ पर आपको टाइप देना है। टाइप में इक्वल लगा के आप जैसे ABCD एज अ नंबरिंग देना चाहते हैं तो यहाँ A लिखिए और इसको क्लोज कीजिए। तो इस OL के अंदर जितना भी आपको लिस्ट बनाना है उसको LI टैग के अंतर्गत लिखना होगा। तो अब इसके अंदर हमको लिस्ट बनाना है, जैसे LI, जैसे हमको लिखना है HTML तो HTML मैंने लिख दिया। फिर हमको एक लिस्ट बनाना है CSS, फिर मुझे लिस्ट बनाना है जावास्क्रिप्ट। तो इस तरीके से मैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यहाँ पर क्या बनाना चाहता हूँ, एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो इसको बस रिफ्रेश करके आप इसका आउटपुट देखिएगा तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एज अ लिस्ट हमारा ये कंटेंट स्क्रीन पे अपीयर हो गया। और ये जो लिस्ट का जो टाइप है, आप बुलेट्स को देख पा रहे हैं, वो ABC है। तो इसी तरीके से अगर आपको लगता है नहीं 1 2 3 चाहिए था तो बस A की जगह 1 लिखिए, सेव कीजिए, रिफ्रेश करके देखिए, आप देख पाइएगा कि आपका नंबरिंग चेंज हो गया। तो यहाँ 1 2 3 आ गया। इसी तरीके से आपको रोमन में चाहिए, कैपिटल में चाहिए तो कैपिटल I लिखिए और सेव कीजिए और आप देख पाइएगा कि आपका जो नंबरिंग का स्टाइल है वो रोमन में हो गया है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से लिस्ट बना सकते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। जब अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना होता है बस OL के जगह आपको लिखना होता है UL अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग जो है हम अनऑर्डर्ड लिस्ट से कर देते हैं। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा जो टैग होता है, टैग जितने भी टैग HTML में यूज़ करते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होता। अगर हम कैपिटल में भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ टाइप में हम लोग कुछ चेंजेस करना होगा, जैसे हम सर्कल एज अ बुलेट गोल गोल एक सर्कल लाना चाहते हैं तो यहाँ लिखना होगा सर्कल। और जैसे मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ से आप रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये बुलेट हमारा सर्कल बन गया है। इसी तरह से आप डिस्क चाहते हैं तो यहाँ क्या लिखना होगा, डिस्क। तो ये डिस्क हो गया। इसी तरह से स्क्वायर का बुलेट चाहते हैं तो SQUARE स्क्वायर लिखकर आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं। कभी कल आपको रिक्वायरमेंट होता है कि मल्टी लेवल लिस्ट बनाना, मल्टी लेवल, एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है,
तो जैसे मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे मैंने यहाँ हेडिंग लिख दिया, हेडिंग 1 में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ऐसे सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, इसका आउटपुट तो हमारा सिंपल ऐसे आएगा। अब इसके नीचे हमको कुछ लिस्ट बनाना है, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पहला लिस्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है तो OL लिखेंगे, किस टाइप का बनाना है तो टाइप इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पर 1 लिख दिया कि 1 to सीरियल नंबर आएगा, और इसके अंदर हम लिखेंगे LI में हार्डवेयर और नीचे LI में सॉफ्टवेयर। तो जैसे ही इसको सेव करेंगे तो आपका स्क्रीन पे जो रिज़ल्ट आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस हार्डवेयर के जो हमारे पास 2 मेजर भाग हैं, पार्ट है, उसको दिखाना। तो हार्डवेयर के अंदर हमको 2 अभी क्या बनाना होगा, लिस्ट बनाना है। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस हार्डवेयर के जस्ट बाद हम लोग एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ फिर से हम लोग लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए हम लोग ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड बना सकते हैं। अगर ऑर्डर्ड ही लिस्ट बनाना है तो OL लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग टाइप इक्वल्स टू, मान लीजिए यहाँ ABCD देना चाहते हैं तो A लिख दिए, और इस OL के अंदर फिर से जो भी हार्डवेयर के जो पार्ट है वो लिखेंगे। तो जो किसके अंदर आएगा, LI के अंदर। तो यहाँ LI में हम लोग लिख दिए CPU, और दूसरा क्या कर दिए, LI के अंदर हम लोग लिख दिए पेरीफेरल डिवाइसेस, और इसको हम लोग सेव कर देते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। अब CPU के अंदर और भाग को दिखाना है, CPU के 3 भाग होते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो फिर CPU के बाद आपको एंटर प्रेस करना है, फिर यहाँ आपको एक लिस्ट बनाना, वो ऑर्डर्ड हो सकता है या अनऑर्डर्ड। अगर ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है तो OL लिखिए, और यहाँ पर LI में आप दे सकते हैं CU, CPU के अंदर, फिर LI में MU, और लास्ट ALU। तो ऐसे लिखकर आप जैसे ही इसको सेव करके एक बार रिफ्रेश कीजिएगा, आप आउटपुट देख पाइएगा कि आपका इस तरीके से इजीली आप क्या बना सकते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम लोगों को रिक्वायरमेंट है इमेज लगाने के लिए, तो इमेज के लिए हम लोग अपने HTML टैग्स के रूप में IMG टैग को यूज़ करते हैं, IMG। इमेज टैग क्या करेगा, आपके वेबसाइट में एक इमेज लगाने में मदद करता है। इमेज के बाद आपको उस इमेज का लोकेशन या लोकेशन देना होगा, जो कि SRC से देते हैं। तो हमने लोगो नाम से बना के रखा है, तो यहाँ पर हम लोग logo.jpg को ले लिया, और इसके बाद इसको हम लोग क्लोज कर दिए। तो बस यहाँ रिफ्रेश करके आप देख पाइएगा कि आपका वो जो इमेज है वो इस आपके वेबसाइट पे लग गया है। अब इसका हाइट और विड्थ को आपको एडजस्ट करना है। तो हाइट और विड्थ एडजस्ट करने के लिए आपको बस यहाँ पर एट्रीब्यूट हाइट, यहाँ पिक्सल्स में दे सकते हैं, मान लो 120 px, और विड्थ वो भी आप 150 px के रूप में दे सकते हैं ऐसे। और जैसे ही आप इसको सेव करके यहाँ रिफ्रेश कीजिएगा, आप देख पाइएगा आपका इमेज का साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, इमेज को इमेज टैग से लगा सकते हैं। कभी आपको रिक्वायरमेंट होता है रनिंग टेक्स्ट के, तो वेबसाइट में कुछ ऐसे रनिंग होते रहना चाहिए कुछ टेक्स्ट, तो इसके लिए हम लोग मार्क्यू टैग को यूज़ करते हैं, मार्क्यू। और मार्क्यू टैग के अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे वो रनिंग में आएगा, माने वो मूव करता हुआ दिखेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर लेक्सिकॉन कंप्यूटर पटेल नगर भुरकुंडा, ये चाहता हूँ ऐसे रनिंग होता रहे मेरे वेबसाइट पे। तो बस इसको सेव करना है, मार्क्यू टैग के अंदर वो जो भी आपको रनिंग टेक्स्ट में दिखाना है उसको मार्क्यू टैग के अंदर रखिए और रिफ्रेश कीजिए। तो आप देख पाइएगा इस तरीके से आपका ये लेक्सिकॉन कंप्यूटर पटेल नगर भुरकुंडा क्या हो रहा है, मार्क्यू हो रहा है। अब ये मार्क्यू का डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट की ओर जा रहा है, आप चाहते हैं राइट की ओर ये आना चाहिए। तो यहाँ पर मार्क्यू टैग का जो एट्रीब्यूट है यहाँ पर लिखना होगा डायरेक्शन, और डायरेक्शन में आप दे सकते हैं
इक्वल के बाद आपको अगर राइट की ओर ले जाना है तो RIGST राइट। और जैसे ही आप इसको सेव कीजिएगा और रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं कि MRQ का डायरेक्शन चेंज होकर वो किस साइड की ओर हो गया, राइट। इस तरीके से आप अप डाउन ऐसा यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको MRQ देना होगा आप डायरेक्शन से कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी आपको रिक्वायरमेंट होती है अपने वेबसाइट में टेबल्स बनाने के लिए, तो टेबल्स बनाने के लिए हम लोग टेबल टैग का यूज़ करते हैं। तो जब भी कभी आपको टेबल बनाना है तो बस आपको क्या लिखना है यहाँ पे, टेबल। तो टेबल ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में आप टेबल बना सकते हैं। तो टेबल में रो होता है, रो बनाने के लिए TR हम लोग लिखते हैं। अगर हेडिंग है आपके टेबल में, कोई ऊपर में हेडिंग है तो हम लोग TR में TH यूज़ करते हैं। और बाकी आपको कॉलम बनाने है, सेल बनाना है तो TD यूज़ करते हैं। तो चलिए मुझे हेडिंग बनाना है सबसे पहले, तो सबसे पहले लाइन बनेगा। तो लाइन बनाने के लिए TR लिखते हैं। जब भी आपको टेबल में एक लाइन बनाना है, एक रो बनाना है तो TR लिखें। अब ये रो जो है आपका हो सकता है या तो हेडिंग होगा या तो नॉर्मल हमारा रो होगा। अगर हेडिंग होता तो यहाँ पर हम TH लिखते हैं। TH जैसे मैं लिखना चाहता हूँ रोल, तो यहाँ मैंने रोल लिख दिया। फिर दूसरा कॉलम जो है मैं बनाना चाहता हूँ TH से, जैसे कि नेम। तो जितना भी आपको क्या करना है, कॉलम बनाना है, तो इस तरह से TH लगा लगा के आप बना सकते हैं। तो ये हेडिंग के लिए हो गया। और अगर लगता है आपको कि टेबल के किनारे बॉर्डर्स ये सभी आना चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर बॉर्डर लिखना हो और यहाँ पर 1 2 3 4 वैल्यू करके 8 वैल्यू तक का कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो आप देख पाइएगा इस तरीके से हमारा टेबल यहाँ तैयार हो गया। अब इसके बाद अगला रो बनाना है यहाँ पे और उसमें कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करने हैं। तो रो बनाने के लिए TR लिखेंगे। तो यहाँ जैसे ये लाइन कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा लाइन बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, TR। अब TR में हम लोगों को सेल बनाना है तो यहाँ TD लिखते हैं। क्या लिखते हैं, TD। TD जैसे रोल नंबर 1 करना है तो 1 कर दिया। फिर इसके बाद फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, TD। अब नेम लिखना है, तो जैसे मैं अपना नाम अभी लिख देता हूँ, अमित। और इसके बाद यहाँ पर TD फिर ओपन करना है और यहाँ पर मैं मार्क्स दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मार्क्स 300 रख दिया। और इसको सेव करके जैसे हम लोग रिफ्रेश करके एक बार चेक करेंगे, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एक नया रो हमारा क्या हो गया है, इंसर्ट हो गया है। तो इस तरीके से जब भी आपको लगता है कि नया रो इंसर्ट होना चाहिए और उसमें कुछ सेल्स में वैल्यूज़ होना चाहिए, तो इस तरीके से TR और TD से आप कर सकते हैं, नए रोज़ को बना सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल हमारे पास क्या है, टेबल बनाने के लिए इस तरीके से यूज़ करेंगे। कभी काल हम लोगों के पास कॉम्प्लिकेटेड टेबल होते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड टेबल बनाने के लिए आपको कॉल स्पैन और रो स्पैन, ये 2 एट्रीब्यूट्स TD के साथ यूज़ करनी होती हैं। तो चलिए हम लोग आगे इसी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉम्प्लिकेटेड टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस तरह का एक कॉम्प्लिकेटेड टेबल है, जिसमें इस टेबल को कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लाइन्स है हमारा 3। मैंने यहाँ आपको जब भी TR बनाना होगा टेबल में, तो 3 TR तो बनाना है, मैंने 3 रो बनाना है टेबल के। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉलम कितना है, तो ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ 2 कॉलम है। अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए तो आप देख पाइएगा यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 कॉलम है। लेकिन पहला कॉलम में क्या किया, पहला जो हमारा सेल है इसमें इस TR में एक ही सेल है और इस सेल को बनाने के लिए हमारा 2 कॉलम को मिलाया गया है। तो कॉलम को मिलाने के लिए कॉल स्पैन लिखते हैं। तो यहाँ कितना कॉल स्पैन हमको करना होगा, चूँकि यहाँ 2 कॉलम को मिलाया गया है इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 2। इसी तरीके से यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर रो को मिला के इस पूरे सेल को बनाया गया है। तो यहाँ रो कितना मिलाया गया, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 रो मिलाया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ रो स्पैन 2 यूज़ करेंगे। तो जब भी रो को मर्ज करना होता है तो रो स्पैन लिखते हैं और कॉलम को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन। और बाकी इसमें किसी तरह का मर्ज का काम नहीं हुआ, तो नॉर्मली ये TD के साथ हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग कोड करते हैं। तो हमारा TD तो लिखा ही हुआ है टेबल। अब यहाँ जैसे कि हमको पहला रो बनाना है, तो यहाँ मैंने लिख दिया TR। अब TR में हमको क्या करना है, एक सेल बनाना है जिसमें 2 कॉलम मिलाना है, तो यहाँ TD लिख दिया। और कॉलम को मिलाने के लिए हम लोग कॉल स्पैन यूज़ करेंगे और 2 कॉलम को मिलाना था इसलिए 2 लिख दिया। और यहाँ जो वैल्यू था 1।
ये तो पहला काम हो गया। अब इसके बाद दूसरा रो बनाना है, इसके लिए हम लोग फिर से टी आर लिखेंगे, और टी आर में जो पहला टी डी था उसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा डायग्राम था, इस दूसरा टी आर में पहला जो सेल है इसमें दो रो को मिलाया गया है, इसलिए दो रो को मिलाने के लिए आप यूज़ करेंगे यहाँ टी डी के अंदर रो स्पैन, रो स्पैन, और यहाँ पर रो स्पैन कितना करना है, हमें 2 करना है, इसलिए 2, और यहाँ हमने लिख दिया 2। इसके बाद देखिए इसी लाइन में हमारा ये 3 है, तो इसमें किसी तरह का मर्ज होने का कोई काम नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको सिंपली क्या लिखेंगे, टी डी, और यहाँ पर हम लोग लिख दिए 3। इतना करके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि आउटपुट कैसा बना। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हमारा आउटपुट जनरेट हुआ। अब अगला काम है हमारा तीसरा रो बनाना है, लेकिन तीसरा रो में ध्यान रखने वाली बात है कि ये इसका काम हम लोग इस सेल का काम ऑलरेडी कोड कर चुके हैं, तो बस हमारा क्या बच गया है 4। तो टी आर जो अगला बनेगा उसमें सिर्फ किसका कोड लिखेंगे हम लोग, 4 के लिए, ये चौथे सेल के लिए। तो यहाँ पर हम लोग वी एस कोड में लिखेंगे टी आर, और यहाँ टी डी लिखेंगे, और यहाँ हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे 4, और इसको हम लोग सेव करते हैं। तो आप देख पाइएगा इस तरीके से हमारा टेबल जनरेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस कॉलम का चौड़ाई ये सब, अगर विड्थ को हमको बढ़ाना है, लंबाई चौड़ाई को, तो इसके लिए क्या करना, अगर पूरे कॉलम माने पूरे टेबल का ही विड्थ बढ़ाना है तो यहाँ लिख सकते हैं WIDTH विड्थ, और जितना भी पिक्सल में आपको देना है, जैसे आप चाहते 300 px तो यहाँ 300 px लिख दीजिए। तो ये पूरे टेबल का ही चौड़ाई क्या करेगा, 300 कर देगा। इस तरीके से आपको लगता है कि नहीं इस टेबल का ऊंचाई बढ़ना चाहिए, तो बस यहाँ पर आपको हाइट देना है, HEIGHT, हाइट में आप जो भी पिक्सल्स में वैल्यू दे सकते हैं। हाइट इक्वल्स टू जैसे कि आप देना चाहते हैं 300 px ऊंचाई भी। तो जैसे इसको हम लोग सेव करेंगे तो आप देख पा रहे हैं हमारा टेबल का हाइट क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस तरीके से विड्थ और हाइट दे सकते हैं। सपोज कीजिए आपको सिर्फ स्पेसिफिक क्या करना है, स्पेसिफिक रो का हाइट को बढ़ाना है। जैसे हम चाहते हैं यहाँ पर जो पहला हमारा रो है इसका हाइट को बढ़ाना 100 px करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हाइट हम लोग टी आर में HEIGHT हाइट लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिख दिए जैसे कि 100 करना है तो 100 px, और इसको हम लोग जैसे रिफ्रेश करेंगे आप देख पाइएगा स्क्रीन पे ये 100 px का हमारा क्या बन गया है, रो का ऊंचाई सेट हो गया है। इसी तरीके से आप चाहते हैं सिर्फ एक स्पेसिफिक सेल का चौड़ाई को बढ़ाना, जैसे 3 वाले सेल का, तो यहाँ 3 वाले सेल के आगे हम लोग लिख देंगे WIDTH विड्थ इक्वल्स टू जैसे 200 px। तो आप देखिएगा 3 वाला सेल का जो विड्थ है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कभी कल आपको रिक्वायरमेंट होता है कि जो भी कंटेंट है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको टॉप से अलाइन करना, सेंटर पे ले जाना सेल के, तो इसके लिए टीडी में ही आपको लिखना पड़ेगा। जैसे 1 वाला जो वैल्यू है इसको हम सेंटर पे ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ टीडी के अंदर हम लोग को एट्रीब्यूट देना हो अलाइंज इक्वल्स टू सेंटर। तो जैसे अलाइंज इक्वल्स टू सेंटर लिखेगा, ये देखिए आपका ये सेंटर पे आ गया टेक्स्ट। अगर आप टॉप में ले जाना चाहते हैं इसे, तो इसके लिए आपको लिखना होता भी अलाइंज इक्वल्स टू टॉप, और जैसे इसको सेव करेंगे तो आप देख पाइएगा हमारा जो टेक्स्ट है वो टॉप की ओर चला गया। तो इस तरह नीचे लाने के लिए बॉटम यूज़ करेंगे, और बीच में लाने के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सेंटर या मिडिल, भी अलाइंज मिडिल। तो इस तरीके से टॉप, मिडिल और बॉटम देके आप वर्टिकली अपने टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हैं, और लेफ़्ट, राइट और सेंटर दे करके हॉरिजेंटली टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से इस पूरे टेबल को हमको सेंटर पे लाना था, तो किसी भी HTML टैग्स को सेंटर पे लाने के लिए हम लोग सेंटर टैग यूज करते हैं। तो इस पूरे टेबल को हम लोगों को सेंटर में ले जाना है, तो इसको मैं पहले कट कर लिया Ctrl+X। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा सेंटर टैग,
और इसके बाद इसके अंदर हम क्या किए, इस पूरे टेबल को पेस्ट कर दिए। अब इसको सेव करने के बाद जैसे मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा टेबल ही हमारा क्या हो गया, सेंटर पे आ गया। तो इस तरह पूरे HTML कोड को अगर सेंटर करना है तो इसके लिए आपको क्या टैग यूज़ करना होता है, सेंटर। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड टेबल और एक सिंपल सा टेबल भी बना सकते हैं। और कभी-कभी आपको वेबसाइट में लिंक लगाने की रिक्वायरमेंट होते है, क्लिकेबल लिंक, जिस पर किसी ऑप्शन पे क्लिक करने से एक अलग से पेज खुलना चाहिए या फ़ोटो ओपन होना चाहिए, कोई दूसरा ही वेबसाइट ओपन होना चाहिए। तो मैं जैसे यहाँ चाहता हूँ कि एक टेक्स्ट में यहाँ लिखता हूँ गूगल, तो इसको सेव करके मैं फ़िलहाल रिफ्रेश करता हूँ। तो आप मैं चाहता हूँ कि इस गूगल पे क्लिक करने से गूगल का वेबसाइट ओपन होना चाहिए। तो किसी वर्ड, सेंटेंस, टेक्स्ट, इमेज के साथ अगर हमको लिंक अटैच करना है, क्लिकेबल लिंक बनाना है, तो क्लिक करने से एक लिंक ओपन होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एंकर टैग यूज़ करते हैं। तो बस मुझे इस गूगल को कट करके किसके अंदर, एंकर टैग के अंदर रखना होगा। तो एंकर टैग में सिर्फ एंकर लगा देने से ही हमारा नहीं लिंक लग जाएगा। तो हमें ये भी बताना होगा कि ये किस क्लिक करने से किस लोकेशन पे जाना चाहिए, किस वेबसाइट पे जाना, किस इमेज पे जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हाइपर रेफरेंस। अब जैसे वेबसाइट से कनेक्ट होना चाहिए, जैसे क्लिक करने से गूगल का वेबसाइट ओपन होना चाहिए, तो गूगल का वेबसाइट HTTPS करके देना होगा। तो https://www.google.com। तो हाइपर रेफरेंस क्या करेगा, इस गूगल टेक्स्ट को हमारा इस वेबसाइट से लिंक कर देगा। और जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पाइएगा इस पर क्लिक करने से हमारा क्या ओपन हो गया, गूगल ओपन हो गया। तो इस तरह का आसानी से आप क्या कर सकते, किसी भी इमेज, टेक्स्ट या कोई भी चीज़ हो उस पर आप लिंक लगा सकते हैं। बस वो पूरा HTML का कोड जो होगा उस एंकर टैग के अंदर होना चाहिए। तो अगर हम इमेज पे क्लिकेबल बनाना चाहते हैं इमेज को, तो ये एंकर टैग के अंदर गूगल के जगह हम लोग IMG टैग यूज़ करेंगे, SRC, और यहाँ पर लगा दिए लोगो। तो अब जो होगा, ये जो हम लोगों ने एक इमेज इंसर्ट किया है, इस इमेज के आगे की ओर आप देख रहे हैं एंकर टैग लगा हुआ है। तो ये पूरा इमेज पे ही एक लिंक लग जाएगा और क्लिक करने पे हम लोग क्या ओपन कर पाएंगे, google.com। तो ये देख रहे हैं कि अब यहाँ माउस को ले जाते हैं तो हैंड का साइन आता है, मैंने इस पर एक लिंक लगा हुआ है, जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं आप ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इमेज में, टेक्स्ट में आसानी से एंकर टैग को यूज़ करते हुए लिंक लगा सकते हैं। एंकर टैग के अलग अलग उपयोग भी हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके उस लिंक पे क्लिक करने से कोई आपके ही वेबसाइट का पेज ओपन होना चाहिए, तो उस पेज का लिंक दे सकते हैं, या आपके ही वेबसाइट में रखे हुए फाइल ओपन होना चाहिए। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि एंकर टैग में वो जो मैंने लोगो रखा था वो लोगो ओपन होना चाहिए, logo.jpg। तो यहाँ हाइपर रेफरेंस में मैं लिख दिया logo.jpg, जो कि हमारे ही सर्वर पे है, और इसको मैं यहाँ पर लोगो टेक्स्ट के साथ लिंक कर दिया। तो जैसे ही कोई इस लोगो पे क्लिक करेगा तो हमारा logo.jpg फाइल क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। तो रिफ्रेश करके चलिए आउटपुट देखते हैं। तो ये इस तरीके से आ गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये हमारा वेबसाइट के अंदर, वेब फोल्डर के अंदर जो लोगो फाइल है वो स्क्रीन पे ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट के अंदर किसी HTML पेज से, इमेज से, और क्या एक्सटर्नल वेबसाइट से भी आप क्या कर सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने इमेज टैग भी देखा था। आप चाहते हैं कि इमेज टैग में किसी दूसरे वेबसाइट से जो इमेज को अपने वेबसाइट पे लगाना है, एक्सटर्नल सोर्स से इमेज को लाना है, तो ये भी काम कर सकते हैं, IMG। और यहाँ SRC में आप एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक को रखना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कोई वेबसाइट जो है ओपन कर लेते हैं, वेबसाइट का कोई इमेज, यहाँ पर गूगल लोगो इस तरीके से मैं लिख दिया, और ये रहा कोई यहाँ पर एक फ़ाइल है, कोई भी एक JPG फाइल ले लेता हूँ। अब इसका जो लिंक होगा, तो यहाँ राइट क्लिक करके हमको क्या करना, कॉपी लिंक करना है, कॉपी इमेज लिंक। इसको कॉपी मैंने कर लिया, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ।
और यहाँ पर इसको क्लोज। और जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो इस इमेज टैग में मैंने अपने वेबसाइट पे हमारा कोई इमेज नहीं है, ये किसी दूसरे वेबसाइट से क्या कर रहा है, इमेज को ले रहा है। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, पीएनजी के बाद यहाँ क्लोजिंग टैग लगाना था। और यहाँ सेव करेंगे तो ये पूरा एक्सटर्नल वेबसाइट का ये एड्रेस हो गया। अब बस हमें इसको सेव करना है और इसको रन करके देखना है। और यहाँ मैं जैसे ही रेफ्रेश करूँगा तो यहाँ देख पाइएगा ये जो इतना बड़ा सा गूगल का जो लोगो है इजीली क्या हो गया, हमारे स्क्रीन पे आ गया। लेकिन ये जो कंटेंट है, लोगो है, हमारे वेबसाइट पे नहीं है, ये किसी दूसरे के वेबसाइट से लिया गया है। तो इस तरीके से आप इजीली क्या कर सकते हैं, इंटरनल रिसोर्सेज से भी लिंक कर सकते हैं अपने पेजेस को, अपने वेबसाइट के जितने भी कंटेंट है, या तो फिर आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से भी एंकर टैग से लिंक कर सकते हैं। और इमेज लगाते समय भी इंटरनली आपके वेबसाइट में ही जो इमेजेस रखे हैं उसको भी लिंक कर सकते हैं, या किसी एक्सटर्नल सोर्स से भी आप अपने इमेज को अपने वेबसाइट में अपीयर करा सकते हैं। और कभी कभी आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का रिक्वायरमेंट होता है अपने वेबसाइट पे, तो वो आप कैसे कीजिएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि एक लिस्ट बनाना, और लिस्ट पे जैसे ही मैं किसी ऑप्शन पे क्लिक करूँगा उस रिलेटेड टॉपिक पे मैं ऑटोमेटिकली मूव होके चला जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पहले एक फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ। यहाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट एक बना लेता हूँ, जैसे कि चैप्टर 1 चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग क्या चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जैसे ही चैप्टर 1 पे क्लिक करूं, अगर मेरा वेबसाइट कुछ बड़ा हो तो ऑटोमेटिकली मूव होके यहाँ पे आ जाना चाहिए, और चैप्टर 2 पे क्लिक करने से पैराग्राफ स्क्रॉल होके ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाना चाहिए। तो इसके लिए क्लिक करने पे हम उस पैराग्राफ में नेविगेट कर पाएँ, तो इसके लिए आप एंकर टैग ही यूज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें उस पैराग्राफ तक पहुँचना है, किस पैराग्राफ तक, कभी कभी आपको अपने वेबसाइट में रिक्वायरमेंट होती है टेबल ऑफ कंटेंट बनाने की, कि जैसे मैं चाहता हूँ कि चैप्टर 1 पे क्लिक करने से ऑटोमेटिकली मैं मूव हो जाऊँ चैप्टर 1 के टॉपिक पे, और चैप्टर 2 पे क्लिक करने से चैप्टर 2 के टॉपिक पे। जो कि हमारा आउटपुट अभी इस तरीके से दिख रहा है कि जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा, अब आपका पेज मूव होकर यहाँ ऐसे आना चाहिए, और चैप्टर 2 पे क्लिक करने से ये ऑटोमेटिकली मूव होकर इस चैप्टर 2 पे आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको टेबल ऑफ इंडेक्स बनाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पैराग्राफ का एक आईडी देना होगा। तो यहाँ आईडी टैग से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चैप्टर 1, और इसी तरह से इस पैराग्राफ का जो एक आईडी दे देता हूँ चैप्टर 2। अब इस चैप्टर से हमको क्या करना है, इसको लिंक करना है क्लिक करने पर। तो इसके लिए एंकर टैग लगाना होगा। तो यहाँ ए टैग में हम लोग चैप्टर 1 को रख देते हैं, और यहाँ ए टैग के बाद हाइपर रेफरेंस यूज़ करेंगे, और यहाँ लिखेंगे हैश टैग के साथ
चैप्टर 1। और इसी तरीके से यहाँ पर फिर से हम लोग एंकर टैग में चैप्टर 2 को रख देंगे, टेक्स्ट को। और यहाँ पर हाइपर रेफरेंस पे हम लोग लिखेंगे हैशटैग चैप्टर 2। तो इस तरीके से एंकर टैग से सेल्फ उसी पेज में हमको क्या करना है, आईडी के साथ लिंक करना है, रिफ्लेक्ट करना है, क्लिक करने पर उस स्पेसिफिक पेज लोकेशन पे जाना है। तो इस तरीके से उस पैराग्राफ या इमेज का एक आईडी दे देंगे और उस आईडी को हम लोग हाइपर रेफरेंस में हैशटैग के साथ यूज़ करेंगे। और जब इसको रिफ्रेश करके अभी हम लोग आउटपुट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। क्लिक 1 पे क्लिक करने से हम लोग चैप्टर 1 पे आ गए और चैप्टर 2 पे क्लिक करने से हम लोग पैराग्राफ 2 पे आ गए। तो इस तरीके से आप इंडेक्स पेज एक तैयार कर सकते हैं अपने वेबसाइट का, या फिर टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर सकते हैं। यदि आप अपने वेबसाइट में फॉर्म्स बनाना चाहते हैं, तो कुछ इंक्वायरी फॉर्म्स हो, उसको भरने के बाद लोग सबमिट कर पाएँ, तो उस तरह का वेबसाइट के फॉर्म्स को डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो फॉर्म्स डिज़ाइन करने के लिए आपको यहाँ फॉर्म टैग लिखना होता है। फॉर्म टैग में कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे एक्शन, और एक्शन में हम लोग चाहते हैं कि जो भी फॉर्म के अंदर डाटा हो उसको सबमिट बटन पे क्लिक करने से ये कहाँ जाना चाहिए, पूरा डाटा किस पेज में जाना चाहिए। तो इसके लिए उस पेज का एड्रेस दे सकते हैं। जैसे मैं अभी thankyou.html पेज में सारा सबमिट होने पे डाटा को भेजना चाहता हूँ। इसके बाद डाटा जब भेजा जाएगा तो जो हमारा वेबसाइट का यूआरएल होता है इसमें डाटा दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग गेट मेथड यूज़ करते हैं, और डाटा नहीं दिखना चाहिए सिक्योरिटी पर्पज़ से तो हम लोग पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर पोस्ट गेट यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ मेथड में हम लोग क्या लिखेंगे, मेथड इक्वल्स टू गेट। तो ये इस तरीके से लिखना है। अब इसके बाद इसके अंदर हमको क्या बनाना है, एक फॉर्म बनाना, छोटा सा एक फॉर्म बनाते हैं। जैसे हमको चाहिए स्टूडेंट नेम, तो यहाँ लेबल लिखेंगे हम लोग। तो जो भी लेबल लगाना है तो इसके लिए लेबल टैग यूज़ करते हैं। यहाँ लिख दें स्टूडेंट नेम, इसके बाद कॉलन, और इसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पर एक बॉक्स आना चाहिए जिसको स्टूडेंट क्या करेगा, फिल करेगा। तो इसके लिए हम लोग जो टैग यूज़ करते हैं इनपुट, और यहाँ टाइप में हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट। और ये इनपुट टेक्स्ट का एक नाम रखना होगा। तो नेम में मैं इसका नाम रख देता हूँ एस नेम, दैट मीन्स स्टूडेंट नेम। और आप चाहते हैं वहाँ कुछ एक अंदर में भरा हुआ मैसेज होना चाहिए जिस पे क्लिक करके वो मैसेज पढ़ के यूजर समझ सके कि क्या डाटा इनपुट करना है। तो इसके लिए आप यहाँ प्लेस होल्डर भी यूज़ करते हैं। ये धुंधला सा आपके उस बॉक्स के अंदर दिखेगा, और जब क्लिक करने पर वहाँ टाइप करना शुरू करेंगे तो वो हट जाएगा। तो यहाँ प्लेस होल्डर, जैसे कि एंटर योर नेम, ऐसा स्क्रीन पे हम अपीयर कराना चाहते हैं। और इतना होने के बाद इसको क्या करना है, क्लोज करना है। और नया लाइन में हमको फिर अगर फादर्स नेम या कुछ अदर हमको इनपुट कराना है तो न्यू लाइन में चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, BR, और इसको सेव कर लेते हैं। तो कुछ हमारा पूरा कोड ऐसा दिखेगा। अब इसको रिफ्रेश करके यहाँ पर आप लोग देख पाइएगा कि हमारा इस तरीके से स्क्रीन पे आया। तो सबसे पहले लेबल के अंदर हम लोगों ने लिखा था स्टूडेंट नेम, और इसके बाद एंटर, यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया जो इनपुट टाइप टेक्स्ट से आया था, और यहाँ प्लेस होल्डर में मैंने लिखा हुआ था एंटर योर नेम। अब यहाँ जैसे यूजर टाइप करेगा वो ऑटोमेटिकली अंदर वाला जो प्लेस होल्डर में लिखा हुआ जो वर्ड सेंटेंस रहेगा वो हट जाएगा। इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स हो गया। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स के बाद आपको कुछ चूज़ करने के लिए, जैसे कि जेंडर चूज़ करना, मेल फीमेल, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे लेबल, यहाँ पर जेंडर, जेंडर के बाद कॉलन लगा दिया। और इसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है, कुछ रेडियो बटन चूज़ करने के लिए बटन्स बनाने हैं गोल सा, जिसमें टिक करने का साइन आ जाए, या चूज़ करने के लिए रेडियो बटन आप लोग देखे ही होंगे, और नहीं तो आप यहाँ पर देखिए किस तरह का मैं चाहता हूँ। इनपुट टाइप इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे रेडियो। अभी के लिए इसको लिखता हूँ और सेव करता हूँ, तो इससे आपको पता चलेगा
कि क्या एक्चुअली हम लोग चाहते हैं। हाँ, इस तरह से गोल सा ऑप्शन चाहते हैं जिस पे क्लिक करने से हमारा सेलेक्ट हो कोई भी दिए गए ऑप्शंस में से कोई एक। तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा या क्या हमें क्या लिखना पड़ता है, तो इनपुट टाइप लिख दिया। यहाँ पर इसका एक नेम देना होगा, नेम को मैं रख देता हूँ जेंडर। और पहला जो हमारा रेडियो बटन होगा उसमें इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ क्या लिखना होगा, वैल्यू। तो ये वैल्यू तब यूज़ होगा जब इस फॉर्म को सबमिट हम लोग करेंगे। तो ये वैल्यू, इस जेंडर का वैल्यू को यहाँ पर मेल होगा तो मेल को दूसरे पेज में जैसे thank you.html में सबमिट करने के बाद ये सारा वैल्यूज़ वहाँ जाएगा, तो ये वैल्यू को रिसीव करेगा हमारा थैंक यू पेज। तो वैल्यू में भी आपको जैसे कि ये मेल होगा तो इसलिए यहाँ मेल लिख दिया। और स्क्रीन पे मेल दिखना चाहिए तो इसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ क्या लिखेंगे, मेल। और इसी तरह से फीमेल के लिए भी हमें ऐसा ही करना है। तो ये इनपुट टेक्स्ट को हमने कॉपी किया, पेस्ट किया और इसके बाद यहाँ पर मेल की जगह कर दिया फीमेल। और यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको ठीक कर लेते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर फीमेल स्क्रीन पे आना चाहिए इसलिए फीमेल। और नया लाइन में जाने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, BR टैग, BR। तो इस तरीके से आप पूरा लाइन को लिख लीजिए और इसको हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं तो आप देख पाइएगा कि हम मेल और फीमेल में से कोई एक चूज़ करने का ऑप्शन आ गया है। तो ये दोनों में से कोई एक ही चूज़ कर क्यों ऑप्शन आ रहा है, दोनों क्यों नहीं चूज़ हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ हमने नेम जो लिखा हुआ था जेंडर, दोनों में दोनों का नेम क्या है, सेम है। चूँकि सेम होगा तो रेडियो बटन में दोनों में, तीनों में से या हमारे जितने भी ऑप्शंस होंगे उसमें से कोई एक ही सेलेक्ट होंगे। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, रेडियो बटन ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको नीचे रख देता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए, अब अगला जो आपको काम करना है, जैसे मैं चाहता हूँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बने, उसमें से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकूँ। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ लेबल में कोर्स सेलेक्ट करवाना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कोर्स। अब कोर्स के बाद यहाँ पर अब हमें कोर्स का एक लिस्ट बनाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इसके लिए हम लोग सेलेक्ट लिखते हैं। अब सेलेक्ट लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग को ऑप्शंस बनाना है और ऑप्शंस में जो वैल्यू होगा, जैसे कि हम HTML ये लिखना है और स्क्रीन पे जो अपीयर होगा वो ऑप्शन के अंदर हम लोग को लिखना है HTML। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन हम लोग दे सकते हैं, यहाँ वैल्यू दे दिए जैसे CSS, और स्क्रीन पे जो अपीयर होगा वो ऑप्शन के अंदर टैग के अंदर लिखना है CSS। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो ऑप्शन के अंदर लिखा है वो स्क्रीन पे अपीयर होगा। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं सेव करके। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, एक लिस्ट आ गया। तो जितने भी लिस्ट ऐड करने हैं वो ऑप्शन से आप ऐड कर सकते हैं इजीली। और इसके बाद आपको कुछ मल्टीपल चेकबॉक्स बनाना है, जैसे आप किस सेंटर में जाना चाहते हैं। तो इस तरीके का अगर करना है तो इसके लिए आपको जो कोड लिखना होता है, जैसे यहाँ मैं चाहता हूँ कि यूज़र क्या करे, सेंटर चूज़ करे अपना, किस सेंटर पे वो जाना चाहता है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू यहाँ पर चेकबॉक्स। फिर उसी तरीके से चेकबॉक्स का एक नेम होगा, नेम में हम लोग सेंटर 1 कर दिए। और इसका कोई वैल्यू होगा तो यहाँ से वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि भुरकुंडा। और ये क्लोज करने के बाद हमें नेम लिखना है, जैसे कि यूज़र समझ पाए कि हम लोग किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, भुरकुंडा। इस तरीके से आपको अगर दूसरा एक चेकबॉक्स बनाना है तो सेम इसी ये प्रोसेस को हम लोग को फॉलो करना होगा। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, कॉपी कर लिया
और बस सिंपली ऐसे पेस्ट कर दिया। अब ये मान लीजिए मेरा कोई सेंटर 2 को सेलेक्ट करना चाहता है और वो मान लीजिए पथरातू में है तो पथरातू, और स्क्रीन पे जो अपीयर होगा वो इसके बाद लिखना है। अब इसको मैंने सेव कर दिया और इसका आउटपुट आप देख पाइए किस तरीके का आएगा। तो इस तरीके से ये चेकबॉक्स आ गया सेलेक्ट करने के लिए। तो रिक्वायरमेंट आपको चेकबॉक्स जब भी बनाना हो तो इनपुट टाइप में आपको चेकबॉक्स लिखना है। इसी तरीके से आप चाहते हो डेट इनपुट करना, डेट ऑफ बर्थ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक लेबल लगा देता हूँ और यहाँ DOB चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ इनपुट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इनपुट टाइप में एक डेट इनपुट कराना है, इसलिए टाइप में डेट लिखना होगा। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू डेट, और यहाँ पर नेम जो होगा वो आप दे सकते हैं, नेम DOB मैंने रख दिया और इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। और चूँकि नया लाइन में आना चाहिए इसलिए ऊपर में मैंने क्या लगा दिया, BR और क्लोजिंग टैग। सेव करने के बाद जैसे ही हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे आप देख पाइएगा यहाँ पर एक डेट इनपुट करने का एक ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से आप आसानी से एक फॉर्म तैयार कर सकते हैं। अब इसमें एक लास्ट काम बच गया, यहाँ एक बटन बनाना है सबमिट करने के लिए। तो सबमिट करने के लिए आपको जब भी बटन बनाना है तो इनपुट टाइप में वो लिखाएगा तो इनपुट टाइप में आप लिख सकते हैं सबमिट, और सबमिट लिखने के बाद इसको क्लोज़ कीजिए। और आपको अगर क्या चाहिए, रीसेट फॉर्म को पूरा खाली करना है, रीसेट करना है, तो इनपुट टाइप में आप लिख सकते हैं रीसेट, और इसको सेव कर दिए। तो ये सारे कोड आपको फॉर्म टैग के अंदर लिखना है, और जैसे आप रिफ्रेश कीजिएगा तो इस तरीके से एक सबमिट का बटन आ गया और एक रीसेट। तो यहाँ जैसे मैं लिख देता हूँ नेम अमित, चूज़ कर देता हूँ मेल, HTML सीखना है, भुरकुंडा में सीखना है, यहाँ पर कुछ डेट चूज़ कर लेता हूँ। और जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं UR पर कि यहाँ पर हर एक जो मैंने वेरिएबल का नाम दिया था, टेक्स्ट बॉक्स का हर एक जहाँ भी हमने नेम यूज़ किया उस नेम के साथ अलोंग जो वैल्यू होगा वो आप देख रहे हैं हमारा URL पे अपीयर हो रहा है। तो ये गेट मेथड, चूँकि हम लोग फॉर्म में मेथड में गेट लिखा था तो इसलिए वो दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये स्क्रीन पे नहीं दिखना चाहिए तो यहाँ पर हम लोग मेथड को क्या यूज़ करेंगे, पोस्ट। पोस्ट यूज़ करने के बाद जैसे ही हम लोग इस डाटा को फिर से सबमिट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कोई डाटा जाते हुए नहीं दिख रहा है कि किसका क्या वैल्यू भेजा गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है रेफर, जैसे ही सबमिट किया गया सारा डाटा लेके कहाँ जाएगा, ये thankyou.html पेज में जाएगा, लेकिन ये पेज तो हमने बनाया ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक thankyou.html पेज बनाते हैं जिसमें लिख देंगे थैंक यू फॉर सबमिटिंग। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फाइल एक्सप्लोरर में जाइए, अपने वेब फोल्डर पे राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बना लीजिए और इसका नाम रख दिए हमने thankyou.html। इतना लिखने के बाद यहाँ हम लोग आश्चर्य विराम लिख कर एंटर दबाएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं टाइटल में फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड, ये टाइटल लिख दिया। और बॉडी के अंदर हम लोग हेडिंग टैग में लिख देते हैं थैंक यू फॉर सबमिटिंग डाटा। तो इस तरीके से हमने thankyou.html एक पेज बना लिया। अब जैसे ही HTML से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे, हमारा थैंक यू वाला पेज में पूरा डाटा भी जाएगा और स्क्रीन पे मैसेज आएगा थैंक यू। तो चलिए बैक जाते हैं, यहाँ कुछ फॉर्म ऑलरेडी भरा हुआ है। जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो आप देख पाएंगे वहाँ सारा डाटा thankyou.html में आया और ये थैंक यू फॉर सबमिटिंग डेटा हमारा जो पेज है ओपन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML में हम लोग काम कर सकते हैं। कभी कभी आप लोगों को क्या करना होता है, अपने वेबसाइट में वीडियो ऐड करना होता है। तो वीडियो ऐड करने के लिए आपको वीडियो
टैग के अंतर्गत आपको क्या देना होगा, एक सोर्स देना होगा कि कहाँ आपने उस फाइल को, वीडियो फाइल को रखा हुआ है। तो बस आपको वीडियो टैग लिखना है और वीडियो टैग के बाद आप उस वीडियो का हाइट और विड्थ दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जो वीडियो ओपन हो उसमें प्ले पॉज बटन ये सब दिखना चाहिए, तो कंट्रोल्स आप लिख दीजिए और आपको उस वीडियो का सोर्स देना होगा जो कि सोर्स टैग से दे सकते हैं। फिर यहाँ पर सोर्स के अंदर एसआरसी वो वेबसाइट उस वीडियो का लिंक दे सकते हैं कि वो कहाँ पर है। तो मेरे इंडेक्स फाइल के पास ही movie.mp4 नाम से एक फाइल मैंने रखा हुआ है और यहाँ टाइप में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं video/mp4। तो आप देख पाइएगा मेरा जो फोल्डर है यहाँ पर एक movie.mp4 नाम से क्या है, एक वीडियो है, वो मैंने रखा हुआ है। तो बस मैंने उसी का लिंक यहाँ पर दे दिया। बस इसको सेव करने के बाद जैसे ही मैं क्या करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख पाइएगा एक वीडियो आपके वेब पेज पे आ गया है। तो यहाँ से ये कंट्रोल्स आ गए जहाँ से आप प्ले और पॉज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये सारे कंट्रोल्स आ रहे हैं। अगर आप ये कंट्रोल्स को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से इस कंट्रोल को आपको क्या करना होगा, हटा देना होगा। इसको सेव कीजिए और आप देख पाइएगा कि आपके कंट्रोल्स यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो इस तरीके से कंट्रोल्स वापस लाना है तो बस आपको यहाँ क्या लिखना होगा, कंट्रोल्स। इसी तरीके से आपको ऑडियो लाना है तो वीडियो के जगह बस आप लिखिए ऑडियो और ऑडियो लिखने के बाद आप यहाँ सोर्स में उस ऑडियो फाइल को यूज़ कर लीजिए जो भी होगा MP3 फाइल। और जब आप MP3 यूज़ कीजिएगा तो यहाँ वीडियो के जगह ऑडियो लिखने के बाद आप MP4 के जगह यूज कीजिएगा MPEG। तो इस तरीके से आप ऑडियोज़ भी क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे टैग्स को यूज़ करना सीखा। आप मुझे लगता है कि आप लोग इतने सारे टैग्स को ज़रूर प्रैक्टिस करके देख लेंगे जिससे कि आपका काम क्या हो जाए, वेबसाइट बनाने में एक कदम आगे की ओर बढ़ जाए। और कभी-कभी आपको अपने ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज को भी आपके सिमिलर इसी पेज में क्या करना हो, डिस्प्ले कराना होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसको करने के लिए आपको आई फ्रेम टैग यूज़ करना होता है। आई फ्रेम टैग में एट्रीब्यूट के रूप में आपको क्या करना है, वो सोर्स देना है। तो एसआरसी में आप लिख सकते हैं उस पेज का लिंक। तो यहाँ जैसे कि मैं थैंक यू.html फाइल जो है इसको ओपन करना चाहता हूँ, तो वो लिखने के बाद साथ ही साथ आप इसका हाइट और विड्थ दे सकते हैं कि वो वेब पेज जो ओपन होगा आपके इस पेज में वो कितना हाइट और विड्थ का होगा। तो यहाँ पर मैं विड्थ सपोज कीजिए अभी 100 px दे दिया और हाइट को कर दिया मैंने 60 px ऐसे। तो हाइट विड्थ दे के आप क्या कर सकते हैं, दूसरे पेज, किसी दूसरे वेबसाइट के भी पेज को कर सकते हैं, नहीं तो अपने ही सर्वर पे जो पेजेस होंगे उसको भी अपने किसी भी पेज में लोड करवा सकते हैं। तो यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख पाइएगा यहाँ पर एक किस तरह से आई फ्रेम बन गया है जिसका हाइट 100 और 50 px का है। इसमें आप दूसरे पेज को भी क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप HTML के लगभग सारे टैग्स को देख लिए हैं जिससे कि आप वेबसाइट्स को बनाना शुरू कर सकते हैं। ऐसे HTML में बहुत सारे टैग्स हैं, तो आपने उन सभी टैग्स को देखा जिससे कि आप HTML में अपने वेबसाइट को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।